हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम संस्कृत ग्रामर को बेसिक से सीखने वाले हैं। आज हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक चलने की तैयारी करने वाले हैं। तो ये वीडियो किन के लिए होने वाला है? जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th बोर्ड, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो या किसी अन्य बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल से मैं संस्कृत को सिखाने वाला हूं। तो देर किस बात का है, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत को समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ा सा संस्कृत का बेसिक जान लेना अच्छा होगा, ताकि हम उसको और नजदीक से समझ पाए और उसको हम और अच्छे तरीके से सीख पाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि संस्कृत क्या है। तो मैं आपको अगर बताऊं, संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। क्या भाषा है? प्राचीन। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो संस्कृत है। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। और संस्कृत को बताऊं, देव भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव भाषा। देव यानी कि देवता। तो संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा जाता है, यानी कि देवता लोग किस भाषा में बात करते हैं? संस्कृत में। तो अगर आज से आप जाइएगा मंदिर, तो आप संस्कृत में भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, भगवान आपकी मनोकामना जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि भगवान संस्कृत जानते हैं। तो संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, और संस्कृत में ही विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसका नाम है वेद, वेद को लिखा गया है। तो वेद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। वेद के रचनाकार कौन है? तो वेद के रचनाकार है वेद व्यास। यहाँ में मैंने कुछ लिखा है संस्कृत के बारे में, बेसिक है, इसका इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। मैंने लिखा है संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और इसका उद्गम जो है भारत में ही हुआ है। इसे देव भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देव भाषा, यानी कि देवताओं की भाषा कहते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद है, और वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वेद के रचनाकार कौन है? वेद के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास को वेद के रचयिता कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। कितने हैं? वेद 4 है। तो मैं यहां लिखता हूं वेद 4 हैं। वेद 4 हैं। वेद 4 हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि वेद 4 हैं? तो कौन कौन से हैं, क्या नाम है उनका? तो पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। और जो दूसरा वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद। और जो तीसरा नंबर पे वेद आता है उसका नाम होता है सामवेद। सामवेद। और जो लास्ट वाला, सबसे चौथा नंबर पे जो वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ऐसे में आपको बता दूं, हमें वेद नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको अपना सिलेबस पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि संस्कृत का इस्तेमाल वेदों को लिखने में किया गया है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमें टॉपिक पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत को अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी है, आपको 2 भागों में पढ़ना है। संस्कृत को कितने भागों में पढ़ना है? 2 भाग में। संस्कृत को हम 2 भाग में पढ़ते हैं। कैसे करते हैं 2 भाग? तो देखिए, इसको 2 भाग करेंगे। एक हो जाता है हमारा बुक यानी कि किताब। बुक यानी कि किताब, जो भी आपको स्कूल से, आपके बोर्ड से प्रोवाइड कराया गया है बुक, वो आपका बुक है। और दूसरा जो होता है वो होता है व्याकरण। व्याकरण यानी कि ग्रामर। व्याकरण यानी कि ग्रामर। तो आप इसे 2 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। पहला जो है आपका बुक हो जाता है, दूसरा जो है आपका व्याकरण हो जाता है। संस्कृत को 2 भाग में बांटेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड यानी कि BSEB, बिहार बोर्ड से अगर हैं,
तो आपका जो संस्कृत बुक होगा उसका नाम क्या होगा? संस्कृत बुक का नाम है पीयूषम, पीयूषम। और अगर अन्य बोर्ड से है या आप सीबीएसई से हैं तो आपके बुक का नाम जो है अलग होगा। तो बुक का जो है वो कहानी होगा, कविता होगा, श्लोक होगा, जो भी होगा वो अलग होगा, लेकिन ग्रामर सबका सेम होगा, ग्रामर सबका सेम होगा। तो ग्रामर को मजबूत बनाइए और इतने अच्छे तरीके से पढ़िए कि चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपका ग्रामर जो है वो एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं आता है, आपको हर चीज आना चाहिए। तो आइए अब हम थोड़ा सा ग्रामर के टॉपिक जान लेते हैं कि हमें 10th बोर्ड में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ग्रामर के। तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसका नोट कॉपी बनाते चलिए, क्योंकि नोट कॉपी बनाते चलेंगे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पास बेसिक नॉलेज से लेकर हीरो लेवल तक की नॉलेज होगी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आइए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अपने सिलेबस के बारे में, क्या कुछ हमें पढ़ना है 10th क्लास में ग्रामर में। आइए हम समझते हैं बारी बारी से। तो मैंने यहाँ पे 10 टॉपिक लिए हैं, यानी यही 10 टॉपिक जो हैं, इन्हीं 10 टॉपिक को पढ़ करके हम अपना संस्कृत ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और संस्कृत में अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने और बहुत ही कम टॉपिक लिया है, इतना पढ़ लेंगे आप, आपके लिए बहुत है। इतना पढ़ने के बाद आप संस्कृत के ज्ञानी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत के अच्छा ज्ञाता बन जाएंगे, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो हम क्या क्या टॉपिक लेंगे? पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा धातु रूप। धातु रूप में हम क्या सीखने वाले हैं? धातु रूप कैसे बनाते हैं, धातु और उसका अर्थ क्या होता है, और इसी में हम सीखने वाले हैं लकार। 5 लकार होते हैं, इसी में हम सीखने वाले हैं डिटेल से लकार के बारे में, कौन कौन लकार होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। उसके बाद आता है शब्द रूप। शब्द रूप में हम क्या सीखेंगे? शब्दों का रूप बनाना सीखेंगे, जैसे बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप, मुनि शब्द रूप, साधु शब्द रूप। ये जो जितने भी शब्द रूप होते हैं वो हम शब्द रूप में सीखने वाले हैं। उसके बाद आता है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में हम कारक के बारे में सीखेंगे। कारक को ही संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं विभक्ति तो गलत नहीं होगा। तो विभक्ति के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति, षष्ठ विभक्ति, जो विभक्ति है इसमें हम जानने वाले हैं। उसके बाद आता है अनुवाद। अनुवाद में हम क्या सीखेंगे? अनुवाद में हम सीखेंगे अनुवाद कैसे बनाया जाता है, और साथ ही साथ अनुवाद के कुछ खास नियम भी होते हैं, उसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम अनुवाद में। उसके बाद आता है पत्र या आवेदन या अनुच्छेद, यानी कि पत्र लेखन, कैसे पत्र लिखा जाएगा, कैसे आवेदन लिखा जाएगा, कैसे अनुच्छेद लिखा जाता है, ये सब कुछ सीखने वाले हैं हम इस टॉपिक में। अपने पिता के पास पत्र लिखिए, अपने मित्र के पास पत्र लिखिए, भाई के पास पत्र लिखिए संस्कृत में, तो वो हम सीखने वाले हैं। आवेदन, अपने प्रधानाचार्य को आवेदन लिखें, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए या मासिक शुल्क माफ करने के लिए या दो दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन लिखिए, तो आवेदन भी हम इसमें सीखेंगे। अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब समझिए निबंध है, जैसे भारत पर निबंध लिखिए, होली पर निबंध लिखिए, कोरोना महामारी पर निबंध लिखिए, तो उसे ही अनुच्छेद कहा जाता है। तो ये हम सीखने वाले हैं इस टॉपिक में। नेक्स्ट आता है संधि। संधि मतलब समझते ही हैं, संधि पढ़ने वाले हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। समास, समास को हम पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग, 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, सब कुछ जानने वाले हैं। प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तो हम इसे हम प्रत्यय जानेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने लिखा है शब्दार्थ, यानी कि ढेर सारा शब्दार्थ सीखेंगे। तो इतना ही है हमारा सिलेबस। 10 टॉपिक पढ़ने हैं। 10 अगर पढ़ लिए टॉपिक अच्छे तरीके से तो आप संस्कृत में अच्छा से अच्छा नंबर ले आएंगे। मैं एक आपको सरप्राइज भी देने वाला हूं, बहुत ही सुंदर, आपको बहुत ही अच्छा पसंद आएगा शायद, क्योंकि बहुत दिनों से आपका इंतजार था कि सर पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा, पीडीएफ नोट्स कब मिलेगा, कहां से मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने फाइनली पीडीएफ नोट्स बना लिया है। हार्ड कॉपी मेरे पास है और इसका सॉफ्ट कॉपी भी है। सॉफ्ट कॉपी कहने का मतलब है कि पीडीएफ के रूप में मेरे पास है। तो मैंने जैसे फोटो कॉपी करवा लिया या कह सकते हैं कि हार्ड कॉपी निकलवा लिया है। तो इसमें जो है आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कि ये जो पूरा सिलेबस है वो पूरा सिलेबस जो है इसमें कवर किया गया है, यानी सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। बस आपको समझना है।
तो वीडियो देखिए, नोट्स अपने पास लीजिए और यहां से देखिए, यहां से समझिए, आपका एक एक डॉट क्लियर होगा। अब हम बता दें कि इस नोट्स का जो है प्राइस क्या है और आपको कैसे मिलेगा। तो सिंपल है, इस नोट्स का जो प्राइस मैंने रखा है बहुत सोच समझ कर जो है मैंने 99 रुपीज रखा है। 99 रुपीज, 99 रुपए, यानी कि यूं समझिए कि आपको 100 रुपए में 100 नंबर की तैयारी करवाई जा रही है। 100 नंबर का होता है संस्कृत, इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 100 रुपए में मैं आपको 100 नंबर की तैयारी कंप्लीट रूप से तैयारी करवा दूंगा। तो ये इसका मैंने प्राइस रखा है 99 रुपीज। लेकिन आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा ऑफर है। ऑफर ये है कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको ये क्या किस रेट में मिल सकता है, आपको कितने मिलेगा, क्या ऑफर है, ये जो है हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा जो है इसका कुछ बेसिक चीज जो है सीख लेते हैं, ताकि आगे जो आने वाला है लेक्चर उसमें हमें पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो चलिए कुछ बेसिक चीजें जो संस्कृत ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है, आइए सीखते हैं। इसके पहले अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि आप बार बार शिकायत करते हैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हैं। आज से मैं याद रखता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ बेसिक टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत ग्रामर को समझने के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक में आता है, उसका नाम है वचन। वचन यानी कि संख्या। वचन को संख्या कह सकते हैं, गिनती कह सकते हैं, या नंबर भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो क्या होगा इसका परिभाषा? तो इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। वचन यानी कि संख्या, यानी कि जिससे संख्या का बोध होगा उसे वचन कहेंगे। जिससे संख्या का बोध होगा उसे वचन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे वचन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल हो गया एक लड़का। अब एक लड़का के नाम से पता चल रहा है कि एक संख्या का बोध हो रहा है। अगर हम बोले दो कलमे, तो दो कलम यानी कि दो संख्या का बोध हो रहा है। वे लोग बोलते हैं तो बहुत सारे संख्याओं का बोध हो रहा है। अगर हम बोलते हैं राम और श्याम, तो दो संख्या का बोध हो रहा है। तो जहां पर भी संख्या का बोध हो, जहां पर भी नंबर का बोध हो, उसे कहते हैं वचन। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है? जिससे संख्या का बोध हो, जिससे गिनती का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे कि एक लड़का, दो कलमे, वे लोग, हम लोग, तुम लोग, सब कुछ जो है संख्या ही तो है, और क्या है। अब बात करते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वचन अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो दो प्रकार को आपको मिलेंगे, एक वचन और बहुवचन। अगर अंग्रेजी में पढ़ते हो तो वो भी दो ही मिलेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, मैंने आपको पहले ही कहा था ना। तो संस्कृत में वचन की 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, और ये याद रखिएगा हमेशा। संस्कृत और केवल संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आइए अब बारी बारी से जो है तीनों को समझते हैं क्या है। देखिए इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा रहेगा, तो आप गौर फरमाइएगा और गौर से समझिएगा, आपको अपने आप ही इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है एक वचन। एक वचन किसे कहेंगे? तो देखिए इसके नाम में ही इसका जो है अर्थ छुपा हुआ है। एक यानी कि केवल एक संख्या, और वचन मतलब की संख्या तो पता ही है। तो एक संख्या यानी कि जहां पे एक संख्या का बोध हो। तो परिभाषा भी मैंने ऐसा ही लिखा है कि जिससे केवल एक संख्या का बोध हो, जिससे केवल एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिससे केवल एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? एक लड़का, एक पुष्प मतलब फूल, एक यहाँ पर लिखते हैं राम। राम अगर बोलते हैं तो केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है, राम। वह, तुम, मैं, श्याम, मदन, मोहन, मार्कर। अगर मार्कर बोलते हैं तो एक ही मार्कर का बोध हो रहा है। तो ये होगा एक वचन। ठीक है, अब बात करते हैं इसका दूसरा भेद जो है द्विवचन। किसे कहेंगे द्विवचन? तो देखिए इसका भी सेम सिचुएशन है, यानी कि इसमें भी इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। द्वि यानी कि दो, और वचन यानी कि संख्या।
तो यहाँ पे केवल और केवल दो संख्या का बोध होगा। कितना? केवल और केवल दो संख्या का बोध होगा, उसे द्विवचन कहेंगे। जैसे इसका परिभाषा मैंने लिखा भी है, क्या लिखा है? जिससे केवल दो संख्याओं का बोध हो। कितने संख्याओं का? केवल दो संख्याओं का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं, उसे द्विवचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे जैसे दो लड़की, दो किताबें, राम और सीता, वे दोनों, तुम दोनों, हम दोनों, दो मार्कर, दो कलमें, दो किताबें, जो भी है दो ही आएगा, तो इसे कहेंगे हम द्विवचन, यानी केवल दो संख्या का बोध होगा, उसे द्विवचन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं बहुवचन किसे कहेंगे। तो इसके नाम में भी इसका अर्थ छुपा हुआ है। बहु मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, और वचन मतलब संख्या, यानी कि जहां पे बहुत सारे संख्याओं का बोध हो उसे कहेंगे बहुवचन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग, वे लोग, 10 कलमें, 10 घोड़े। तो 10 घोड़े यानी कि दो से अधिक है, तो जहां पे बहुत सारे संख्याओं का बोध होता है या फिर दो से अधिक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन। मैंने परिभाषा लिख दी है, जिससे दो से अधिक संख्या का बोध हो, जिससे दो से अधिक संख्या का बोध हो। दो से अधिक कितने हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 3 लाख, 3 करोड़, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो से अधिक होना चाहिए। तो दो से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वे लड़के, वे लड़के यानी कि ढेर सारे लड़के हैं, अभी तो बोल रहे हैं वे लड़के। तुम लोग, घोड़े, किताबें, हम सब, तुम सब, वे सब, आप सब, ये सब क्या है? ये सब सब ढेर सारे संख्याओं का बोध कराता है, तो ये हो जाता है बहुवचन। तो हमने वचन तो पढ़ लिया। वचन जो है जिससे संख्या का बोध हो वचन कहते हैं। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। केवल संस्कृत में एक वचन जिससे केवल एक संख्या का बोध हो, द्विवचन जिससे केवल दो संख्या का बोध हो, और बहुवचन जिससे बहुत सारे संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एक और टॉपिक है जिसका नाम है पुरुष। आइए पुरुष को भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन इसके पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आइए आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा देख लेते हैं पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है संस्कृत ग्रामर को समझने के लिए। आइए बारी बारी समझते हैं पुरुष को। तो पुरुष जो है किसे कहते हैं? पुरुष क्या है? तो पुरुष का मतलब ये मत समझिएगा मेल, मेल फीमेल नहीं है। ग्रामर के अनुसार, संस्कृत या हिंदी ग्रामर के अनुसार पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए, इन तीनों को हम कहते हैं पुरुष। क्या कहते हैं? पुरुष। तो परिभाषा भी मैंने यहाँ पे साफ सुथरा लिख दिया है, जिससे बोलने वाले यानी कि वक्ता, जिससे बोलने वाले यानी कि वक्ता, सुनने वाले यानी कि श्रोता और जिसके बारे में कहा जाए, इन सब का बोध हो उसे पुरुष कहते हैं, उसे पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं बोलने वाला हो गया, तुम सुनने वाला हो गया, आप सुनने वाले हो गए, वह जिसके बारे में कह रहे हैं, राम जिसके बारे में कह रहे हैं। तो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसे पुरुष कहते हैं। आइए आप बात करते हैं कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, और ये सिर्फ संस्कृत में नहीं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी पुरुष 3 प्रकार के ही होते हैं। अंग्रेजी में पुरुष को पर्सन कहा जाता है और संस्कृत में से पुरुष कहा जाता है, हिंदी में पुरुष कहा जाता है। तो आइए समझते हैं पुरुष कौन कौन है। उत्तम पुरुष, इसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मध्यम पुरुष, इसे अंग्रेजी में सेकंड पर्सन कहते हैं। और अन्य पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। ठीक है, तो हम पुरुष 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब बारी बारी समझते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा है, अगर आप एक बार थोड़ा समझने पर गौर करें, आपको ऐसे ही परिभाषा याद हो जाएगा, आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो भी व्यक्ति बोलता है, वक्ता जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष। जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष, और जो जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। परिभाषा में यहाँ पर लिखा है उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? बोलने वाले या कहने वाले। बोलने या कहने वाले, जिसे वक्ता भी कहते हैं एक शब्द में।
तो बोलने वाले या कहने वाले, जिसे वक्ता कहते हैं, उसे ही उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा मैं, हम दोनों और हम लोग, तीन ही एग्जाम्पल होंगे। मैं, अगर दो व्यक्ति होंगे तो हम दोनों, और बहुत सारे मिलकर बोलेंगे तो हम लोग। तो हम दोनों, हम लोग और मैं, इसका एग्जाम्पल है उत्तम पुरुष का। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जो भी व्यक्ति सुनता है, किसी की बातों को सुनकर किसी आगे को बढ़ाता है, तो सुनने वाला जो होता है वो होता है मध्यम पुरुष, जिसे श्रोता भी कहते हैं। तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तू, तुम दोनों, तुम लोग, आप दोनों, आप लोग, है सेम ही बात। अगर आपको रिस्पेक्ट देना है तो आप बोलिए, नहीं देना है आप तुम बोलिए। और भी अगर रिस्पेक्ट बिल्कुल देना ही नहीं है तो फिर तू बोलिए। और तू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? अपने दोस्तों यारों के बीच करते हैं, जहां पे हम लोग तू करके बात करते हैं। तुमने ये किया है, तुम खाए हो, तू ये काम किए हो। तो यहाँ पे तू बोलते हैं अपने दोस्तों में, या फिर हम अपने उम्र के, हम उम्र के साथ बोलते हैं, जहां पे संबंध गहरा हो, अच्छा हो। नहीं तो किसी और को बोल दीजिएगा तू, उसको बुरा लग जाएगा, फिर झगड़ा हो जाएगा, बेवजह झगड़ा हो जाएगा। तो तू का इस्तेमाल जो है करीबी रिश्ते में या उम्र में, दोस्तों में बोला जाता है। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? प्रथम पुरुष इसे ही कहते हैं अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। जिस किसी के बारे में कहा जाए, बात किया जाए, चर्चा किया जाए, या कोई भी चीज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो हो जाता है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। परिभाषा में मैंने ऐसा ही लिखा है, जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वह, मान लीजिए हम वह के बारे में बोले, वह आज स्कूल नहीं गया था, वह आज घर नहीं आया है, आज उसने खाना नहीं खाया है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो रहे हैं? इसके एग्जाम्पल हो रहे हैं अन्य पुरुष के, यानी प्रथम पुरुष के। वे दोनों, वे लोग, राम, श्याम, मदन, घोड़ा, हाथी इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ये स्वतंत्र है। यानी कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं अन्य पुरुष के बारे में। किसी भी चीज के बारे में बात कर लेंगे, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। अगर मार्कर के बारे में बात करें तो ये भी एक प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पुरुष समझा। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, क्या पढ़ा हमने? पुरुष, जिसके बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम या अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहेंगे, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहेंगे, और जिसके बारे में कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। तो हमने वचन पढ़ा और पुरुष पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं लिंग। लिंग किसे कहते हैं, क्या होता है इसका परिभाषा? बहुत ही सिंपल है। लिंग जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। अगर आपने हिंदी में पढ़ा है, आपने हिंदी में दो ही लिंग पढ़ा होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ परिभाषा लिख दिया है लिंग का। लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से, यहाँ क्या परिभाषा लिखा है मैंने? जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। कितना सिंपल है ना? आपको एक बार में याद हो जाएगा। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, रामः, रामा बोलने से क्या बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। बालकः, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। छात्रः, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो ये पुल्लिंग हो जाएंगे। सीता, बालिका, छात्रा, ये स्त्री जाति के बोध कराती है, यानी ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब आता है पुष्पम और पुस्तकम। ये दोनों एग्जाम्पल ना ही पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है। तो ये दोनों जो है कौन से लिंग में आएंगे? अब ये तीसरा प्रकार कौन है, क्या है? तो ये तीसरा प्रकार होता है क्विलिंग या नपुंसक लिंग। इसको हम सिर्फ संस्कृत में ही पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही नॉलेज मिलेगा आपको। तो आइए बारी बारी समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। केवल संस्कृत में ही तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के होते हैं और अंग्रेजी यानी इंग्लिश में भी दो ही प्रकार के होते हैं। तो ये संस्कृत में ही है, केवल संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्विलिंग, जिसे नपुंसक लिंग भी कहा जाता है। इसके दो नाम है, क्विलिंग या नपुंसक लिंग। आइए अब बारी बारी से समझते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और क्विलिंग यानी नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, आपको पहले से ही पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है,
जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे रामः, बालकः। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे सीता, गीता, छात्रा इत्यादि। और क्विलिंग, क्विलिंग किसे कहते हैं? तो जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें जान नहीं है, जैसे मार्कर, इसमें जान नहीं है तो ये क्विलिंग में रखा गया है संस्कृत में। तो जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं सभी को एक अलग लिंग बनाया गया है जिसका नाम क्विलिंग दिया गया है या नपुंसक लिंग दिया गया है। आइए बारी बारी से परिभाषा समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला आता है पुल्लिंग। क्या लिखा है मैंने परिभाषा? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रामः, कृष्णः, बालकः, छात्रः, अश्वः, गजः इत्यादि। ये सारे के सारे पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए पुल्लिंग का एग्जाम्पल हुआ। गौर करने वाला बात यह है कि सब के अंत में विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग क्या होता है? जो दो बिंदु लगा है अंत में उसे विसर्ग कहते हैं। और जितने पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में विसर्ग लगा है, यानी कि ये कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में विसर्ग लगा होता है। जैसे रामः, कृष्णः, बालकः, सब के अंत में विसर्ग लगा है। अश्वः, अश्वः मतलब होता है घोड़ा, और गजः मतलब होता है हाथी। तो गजः और अश्वः के अंत में लगा है विसर्ग। आइए अब बात करते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो सिंपल सा इसका ही परिभाषा है, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल हो गया सीता, राधा, बालिका, छात्रा, अश्वा और गजा। अश्वा का स्त्रीलिंग होता है अश्वा, अश्वा मतलब घोड़ा, अश्वा मतलब घोड़ी। गजा का स्त्रीलिंग होता है गजा, यानी कि हथनी। इसका मतलब हाथी, इसका मतलब हथनी। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी शब्द स्त्रीलिंग है उनके अंत में आ की मात्रा लगा है ना। तो इसको हम पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगा होता है। जैसे सीता आ की मात्रा आया, राधा आ की मात्रा आया, बालिका आ की मात्रा आया। तो जिससे स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगा होता है संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत की बात करें। अब हम बात करते हैं क्विलिंग किसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जितने भी वस्तुएं निर्जीव हैं, निर्जीव यानी कि जिसमें जान नहीं है, वे सारे के सारे क्विलिंग में रखे जाते हैं। तो इसका परिभाषा है कि जिस शब्द से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे क्विलिंग या नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फलम, पुष्पम, पुस्तकम, गृहम, विद्यालयम, जलम इत्यादि। अच्छा, अब गौर करने वाला बात यह है कि अगर आप ध्यान से समझें तो देखेंगे कि क्विलिंग शब्दों के अंत में हलंत मा लगा है। क्या लगा है? हलंत मा। फलम, फल में हलंत मा लगा दिए, फलम हो गया। पुष्पम, पुष्प में हलंत मा लगा दिए, पुष्पम। पुस्तकम, गृहम, विद्यालयम, जलम, सब में हलंत मा लगा। तो हम पहचानने का ट्रिक भी आपको बता दिए है। अगर पुल्लिंग शब्द को पहचानना है, देखिए उसके अंत में विसर्ग लगा है या नहीं लगा है। अगर स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है कि देखिए अंत में आ की मात्रा है या नहीं है। और अगर नपुंसक लिंग या क्विलिंग को पहचानना है तो हलंत मा जो है लास्ट में लगा होगा। तो ये है हमारा लिंग। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, क्या पढ़ा हमने? तो हमने पढ़ा लिंग जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे कहते हैं लिंग। लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्विलिंग। पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध होगा, स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति का बोध होगा, और क्विलिंग यानी कि निर्जीव वस्तुओं का बोध होगा। तो ये हमारा लिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं नोट्स की। आपको नोट्स कितने में मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? आइए उस ऑफर की बात कर लेते हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा उस ऑफर के बारे में। क्या है ऑफर? ऑफर ये है कि आपको नोट्स मिलने वाला है 99 रुपीज में। कितने रुपीज में? 99 रुपए में नोट्स मिलने वाला है। लेकिन अभी अगर आप फिलहाल के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो ये मैंने बहुत ही सोच समझ कर रखा है। 20 स्टूडेंट यानी कि 20 स्टूडेंट को ये बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। कितने स्टूडेंट को? 20 स्टूडेंट को, 20 विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री में ये नोट्स मिलने वाला है। और उसके बाद जो भी 20 विद्यार्थी के बाद अगर इसको खरीदना चाहेंगे तो इसका मैंने मूल्य रखा है वो है 49 रुपीज। अगर 49 रुपीज आप पे करते हैं मुझे तो आपको ये नोट्स बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये ज्यादा नहीं है, मैंने सोच समझ कर रखा है। 50% ऑफ है अभी के लिए। फीस कभी भी इसका जो है मूल्य 99 रुपीज हो सकता है। अभी के लिए ये ऑफर है और इस ऑफर का जल्दी से जल्दी लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अब बात कर लेते हैं कि ये ऑफर किन के लिए है। तो 20 स्टूडेंट के लिए है, बाकी 49। अब नोट्स मिलेगा कैसे, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मुझे मैसेज कीजिए, सर मुझे संस्कृत का नोट्स चाहिए, आप संस्कृत का नोट्स चाहिए, उसके लिए मैसेज कीजिए और उसके बाद आपको सिर्फ 20 स्टूडेंट को ये फ्री मिल जाएगा। उसके बाद आपको 49 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जाकर चेक कीजिए, जल्दी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।